तो दोस्तों, महाटेट 2026 के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम मराठी ग्रामर के उन बिल्कुल बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की रीढ़ की हड्डी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बनाकर हम इस ग्रामर को इतने मजेदार और सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि मराठी जबान का ये पूरा स्ट्रक्चर आखिर काम कैसे करता है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे वर्णमाला से, फिर 12 खड़ी को समझेंगे, इसके बाद जोड़ाक्षरें और संधि के रूल्स को तोड़कर देखेंगे और आखिर में एक जबरदस्त रैपिड फायर रिवीजन होगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, जो है वर्णमाला यानी स्वर और व्यंजन। देखिए, किसी भी जुबान की जो पूरी बिल्डिंग होती है ना, वो उसके हुरूफ यानी अल्फाबेट्स पर खड़ी होती है। मराठी में इस फाउंडेशन को हम वर्णमाला कहते हैं और उसके 2 मेन पिलर्स हैं, स्वर और व्यंजन। अब जरा इस पास पेपर के सवाल पर गौर कीजिए। मराठी वर्णमालेत किती स्वर आहेत? मतलब मराठी वर्णमाला में टोटल कितने स्वर होते हैं? सोचिए, क्या ये 10 हैं, 12 हैं या शायद 14? और इसका बिल्कुल सही जवाब है 12। अब यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि आखिर ये स्वर बला क्या है। असल में ये वो साउंड्स हैं जिन्हें बोलते वक्त हमारे मुंह में हवा को किसी भी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे लेटर अ, जब हम अ बोलते हैं तो आवाज बिल्कुल फ्रीली बाहर आती है ना? यही 12 स्वर मिलकर मराठी जुबान के पूरे साउंड सिस्टम को चलाते हैं। अच्छा, अब वर्णमाला के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। एक और बढ़िया सवाल देखिए, खालीलपैकी व्यंजन कौन थे? यानी इन ऑप्शंस में से व्यंजन कौन सा है? ऑप्शंस हैं ई, ओ, उ और ग। अब यहां अपना दिमाग लगाएं कि किस लेटर को बोलने का तरीका बाकी सबसे थोड़ा अलग है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, जवाब है गा। लेकिन पॉइंट यह है कि गा एक व्यंजन क्यों है? क्योंकि देखिए, इसको या इस जैसे किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए हमारी जबान, होठों या तालू की मदद जरूर लगती है। इनकी आवाज स्वर के बिना अधूरी ही रहती है। असल में एग्जाम क्लियर करने के लिए ये छोटा सा फर्क समझना ना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, 12 खड़ी, जो कि असल में पढ़ने की बुनियाद है। स्वर और व्यंजन को समझने के बाद हमारा अगला लॉजिकल स्टेप 12 खड़ी ही है। जरा गौर से देखिए कि कैसे एक बेसिक व्यंजन, मिसाल के तौर पर क, अलग अलग स्वर के साथ मिलकर अपनी शक्ल और आवाज दोनों बदल लेता है। पहले स्टेप में हमारे पास सिर्फ क है, राइट? फिर दूसरे स्टेप में जैसे ही इसके साथ आ का स्वर जुड़ता है तो ये का बन जाता है, और तीसरे स्टेप में जब ई लगता है तो ये की हो जाता है। बेसिकली ये कोई तुक्का नहीं चल रहा है यहाँ, ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक और मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिस पर ये पूरी जुबान टिकी हुई है। अब यहाँ एक बड़ा नेचुरल सा सवाल उठता है, 12 खड़ीचा उपयोग कशासाठी होतो? आखिर इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से इन हुरूफ को क्यों जोड़ा जा रहा है? I mean, इसका मकसद सिर्फ ग्रामर की किताबें मोटी करना तो नहीं हो सकता ना? तो उसका अकलौता और सबसे बड़ा मकसद है वाचनासाठी, यानी रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए। देखिए, ये 12 खड़ी कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। ये वो टूल है जो हमें मराठी के अल्फाज को जोड़कर फ्लुएंटली पढ़ने के काबिल बनाता है। इस टूल के बिना कोई भी बामानी लफ्ज बनाना लिटरली नामुमकिन है। अच्छा, अब आते हैं ग्रामर के तीसरे हिस्से पर, जोड़ाक्षरें यानी व्यंजन की जोड़ी। जैसे जैसे हम जुबान की थोड़ी डेप्थ में जाते हैं ना, हुरूफ अकेले नहीं रहते, वो आपस में दोस्ती करने लगते हैं। जब 2 अलग अलग व्यंजन जैसे आधा क और श आपस में फ्यूज होते हैं तो हमें एक बिल्कुल नया ब्रांड न्यू लेटर मिलता है, क्ष। ये सिर्फ 2 हुरूफ का साथ बैठना नहीं है दोस्तों, ये एक मुकम्मल फ्यूजन है जिसे हम जोड़ाक्षर कहते हैं। इस रोल को चेक करने के लिए एग्जाम का एक और PYQ देखते हैं। ज्ञान और त्र, ये कौन से प्रकार के अक्षर हैं? ये सवाल अक्सर कैंडिडेट्स को कंफ्यूज कर देता है। देखने में तो ये नॉर्मल हुरूफ लगते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर के अंदर एक राज छुपा है। तो बताएं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? अगर आपने जोड़ाक्षर सोचा था तो आप बिल्कुल ठीक हैं। असल में ज्ञा बनता है ज और ञ के मिलने से, और त्र बनता है त और र के मिलने से। तो रूल ऑफ थंब क्या हुआ? जब भी 2 अलग व्यंजन आपस में घुल मिल जाए तो रिजल्ट हमेशा एक जोड़ाक्षर ही होगा। इस रूल को अच्छी तरह समझ लीजिए, एग्जाम में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। लो जी, अब हम अपने एक्सप्लेनर के सबसे खास और थोड़े से कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आ गए हैं, जो है संधि यानी अल्फाज का मिलाप। अब तक हम लेटर्स को जोड़ रहे थे, अब बारी है अल्फाज को जोड़ने की।
संधि का बेसिक मतलब ही फोनेटिक चेंज या अल्फाज का मिलाप है। एक सिंपल सी मिसाल देखिए, जब दो अलग प्रॉपर वर्ड्स जैसे विद्या और आले आपस में टकराते हैं तो विद्या के आखिर का आ और आले के शुरू का आ मर्ज हो जाते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? एक बिल्कुल नया लफ्ज विद्यालय। बस इसी मैजिकल फ्यूजन को संधि कहा जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं। एग्जाम में पूछा गया था, विद्यालय आणि रामेश्वर मध्ये कोणती संधि आहे। अब चूंकि विद्यालय का फॉर्मूला हमने अभी देखा तो रूल के हिसाब से ये संधि की कौन सी स्पेसिफिक टाइप है। जरा सोचिए, यहां कौन से दो हुरूफ आपस में मिल रहे हैं? बिल्कुल, जवाब है स्वर संधि। ये रूल लिटरली इतना सिंपल है कि जब मिलने वाले दोनों हुरूफ स्वर हों तो उनके मिलाप से बनने वाली संधि स्वर संधि होती है। विद्यालय में दोनों तरफ आ था जो एक स्वर है। इसी तरह रामेश्वर में अ और ई मिल रहे हैं जो दोनों ही स्वर हैं। है ना कितना लॉजिकल? लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर मर्ज होने वाले हुरूफ स्वर हो ही ना? इस कॉन्ट्रास्ट को समझने के लिए ये एग्जाम्पल देखिए। सज्जन हा शब्द कोणत्या संधीने तैयार झाला आहे। ब्रैकेट में इसका ब्रेकडाउन भी है, सत प्लस जन। अब गौर करें, यहां सत खत्म हो रहा है त पर और जन शुरू हो रहा है ज से, और ये दोनों ही स्वर नहीं है। तो जाहिर है इसका जवाब होगा व्यंजन संधि। ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि जब दो व्यंजन आपस में टकराएं या एक व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन या स्वर से मिले तो बनने वाला लफ्ज ब्लाइंडली व्यंजन संधि की कैटेगरी में जाएगा। त और ज के मिलने से यहां जज बन गया है। इन छोटे छोटे रूल्स की प्रैक्टिस आपको एग्जाम में सॉलिड मार्क्स दिला सकती है। ओके, अब आते हैं सबसे धमाकेदार पार्ट पर। जो कुछ अभी तक सीखा है उसको अपने दिमाग में लॉक करने का वक्त आ गया है। वेलकम टू द रैपिड फायर रिवीजन। अब महाटेट जैसा ही थोड़ा प्रेशर फील कीजिए। ये रहे दो बैक टू बैक सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला, मराठीत एकूण किती व्यंजन आहेत, और दूसरा अ हे काय आहे। दिमाग दौड़ाएं और अभी हमने जो डिस्कस किया उसको जल्दी से रिकॉल करें। ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको नींद में भी याद होने चाहिए। बूम! और ये रहा तमाम फैक्ट्स का क्विक समरी। मराठी में टोटल 36 व्यंजन है। लेटर अ एक स्वर है, लेटर श्र एक जोड़ाक्षर है, और संधि का मतलब है अल्फाज का फ्यूजन यानी शब्दांश मिलाप। असल में ये पॉइंट्स आपके बेस्ट शॉर्ट नोट्स हैं जो प्रिपरेशन को 10x इफेक्टिव बना देते हैं। तो इस सब के बाद एक आखिरी सवाल, क्या इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को थोरेली समझे बिना आप महाटेट के एडवांस्ड ग्रामर को टैकल कर सकते हैं? जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। ये हुरूफ, ये बारह खड़ी, ये सिंधी, यही वो बुनियाद है जिस पर पूरा पेपर डिजाइन होता है। इन छोटी छोटी चीजों को मास्टर करने का मतलब ये है कि आगे का मुश्किल सिलेबस आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। तो अपना स्टडी सेशन इसी लगन के साथ जारी रखिए। हमारी आज की ये डिस्कशन यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।